अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा। न कर तकदीर से शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विद MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरख्शा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्लास के अंदर आपको मुसन्निफ के हालात और उनके हालात ज़िंदगी यानी इसके बारे में आपको मालूमात होने जा रहा है। स्टूडेंट, आज के क्लास के अंदर आप हजरात को मैं दरख्शा के मुतालिक और आपको किताब रोशनी के मुतालिक यानी उन दोनों किताबों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपका 60 क्वेश्चनों पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट, आप बार बार फ़ोन के ज़रिए से ये कह रहे थे सर, जिस तरीके से आप क्लास 12th वालों को आप VVI क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से मुझे भी पढ़ाइए। तो स्टूडेंट, मैं आप हजरात के लिए ऐसे वीडियो यानी ऐसे क्वेश्चन को यकजा करके इकट्ठा करके पढ़ा रहा हूँ। जिस तरीके से क्लास 12th वालों ने अभी 2 दिन पहले एग्ज़ाम उनका हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उन तमाम स्टूडेंट्स ने जो मेरे चैनल के माध्यम से पढ़े, उन्होंने मुझे फ़ोन के ज़रिए से बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह सर, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन को पढ़ाया और जिस तरीके से आपने समझाया, वही हो बहू वही क्वेश्चन आया। तो इसलिए मैं आप हजरात को ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो 2017 से 2023 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। और कोई नए स्टूडेंट्स हों या दोस्त हों तो उनको इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलकीन करें, ताकि वो भी आपकी तरह इस चैनल से यानी इस चैनल के अंदर जितने वीडियो हैं, इस वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर सके। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताखीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, हुकूमत हिंद ने मुबारक की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया। ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन बी है सन 1951, ऑप्शन सी है सन 1954, ऑप्शन डी है सन 1955। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हुकूमत हिंद ने मुबारक की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ सन 1954 ईस्वी को किया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1921, ऑप्शन सी है सन 1933, ऑप्शन डी है सन 1935। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अहमद फराज की पैदाइश सन 1933 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, अहमद फराज किस शहर में पैदा हुए। ऑप्शन ए है पेशावर, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है बनारस। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अहमद फराज पेशावर शहर में पैदा हुए, जो मुल्क पाकिस्तान में वाक़ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, अहमद फराज की शायरी का महवर क्या था। ऑप्शन ए है इस्लाही, ऑप्शन बी है समाजी, ऑप्शन सी है हुस्न इश्क, ऑप्शन डी है मजहबी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अहमद फराज की शायरी का महवर यानी निहज
हुस्नो इश्क है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ जो है सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5 में पूछा गया है अहमद फराज की शायरी के कितने मजमूए हैं? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 12। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अहमद फराज की शायरी के 12 मजमूए हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 में पूछा गया है अहमद फराज की वफात यानी इंतकाल कब हुई? ऑप्शन ए है सन 2009, ऑप्शन बी है सन 2007, ऑप्शन सी है सन 2011, ऑप्शन डी है सन 2012। तो स्टूडेंट्स आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अहमद फराज की वफात यानी इंतकाल सन 2009 में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है अहमद फराज ने अपनी वफात से चंद माह कबल बिहार के किस शहर के मुशायरा में शरीक हुए? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है आरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए सी, यानी अहमद फराज ने अपनी वफात से चंद माह कबल बिहार के दरभंगा शहर में क्या मुशायरा के लिए शरीक हुए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है हसन नईम की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1924, ऑप्शन बी है सन 1925, ऑप्शन सी है सन 1930, ऑप्शन डी है सन 1935। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हसन नईम की पैदाइश सन 1924 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है हसन नईम कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है गया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हसन नईम की पैदाइश आपका पटना में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है हसन नईम का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए है सैयद इमाम, ऑप्शन बी है सैयद अनवर, ऑप्शन सी है सैयद हसन, ऑप्शन डी है सैयद अकरम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हसन नईम का असल नाम सैयद हसन था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदा पर मामूर थे, यानी फाइज थे, कायम थे? ऑप्शन ए है नेशनल बुक डिपो, ऑप्शन बी है उर्दू लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है गालिब इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हसन नईम गालिब इंस्टीट्यूट इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आज जो ये क्लास कराया जा रहा है, पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास के अंदर जितने भी आपको मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, आप इसे तन मन धन के साथ पढ़ेंगे, शौक और ज़ौक के साथ। जिस तरीके से 12th वालों ने पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये बात फ़ोन करके कहा कि सर मुझे अल्लाह से कभी उम्मीद है कि मेरा 95+ नंबर लाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, यानी उन्होंने अपने फ़ोन के ज़रिए से मुझे मैसेज दिया। तो आप भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में है हसन नईम की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1990, ऑप्शन बी है सन 1991, ऑप्शन सी है सन 1995, ऑप्शन डी है सन 1987। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हसन नईम की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1991 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हसन नईम की वफ़ात यानी इंतकाल
मुंबई में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन बी है सन 1951, ऑप्शन सी है सन 1952, ऑप्शन डी है सन 1955। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी परवीन शाकिर की पैदाइश सन 1952 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? यानी पैदा हुए, ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी है इस्लामाबाद, ऑप्शन सी है पेशावर, ऑप्शन डी है लाहौर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी परवीन शाकिर लाहौर में कराची में पैदा हुए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, परवीन शाकिर के असलाफ का वतन कहाँ था? यानी उनके बुजुर्गों का बाप दादा का वतन कहाँ था? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है दरभंगा, ऑप्शन डी है बनारस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी परवीन शाकिर के असलाफ का वतन जो है दरभंगा में था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, परवीन शाकिर की कुल्लियात का नाम क्या है? ऑप्शन ए है खुशबू, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है सदबर्ग, ऑप्शन डी है माह तमाम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी परवीन शाकिर की कुल्लियात का नाम माह तमाम है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, परवीन शाकिर का ताल्लुक किस मुल्क से था? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है अरब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी परवीन शाकिर का ताल्लुक मुल्क पाकिस्तान से था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, परवीन शाकिर की वफात यानी इंतकाल कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1992, ऑप्शन बी है सन 1993, ऑप्शन सी है सन 1994, ऑप्शन डी है सन 1995। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी परवीन शाकिर की वफात यानी इंतकाल सन 1994 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 इसमें पूछा गया है, परवीन शाकिर का पहला शेरी मजमुआ कब शाये हुआ? ऑप्शन ए है सन 1970, ऑप्शन बी है सन 1975, ऑप्शन सी है सन 1977, ऑप्शन डी है सन 1976। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी परवीन शाकिर का पहला शेरी मजमुआ सन 1977 को शाये हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो है आप पढ़ रहे हैं ना मुसन्निफ के हालात, यानी उनकी पैदाइश, उनका वफात, ये रट लीजिए स्टूडेंट, यही एग्जाम में आया है। 12th वालों को भी यही आया था कि मुसन्निफ के हालात यानी उनका कब इंतकाल हुआ, कब पैदाइश हुआ, ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, यही सब आएगा। और मैं वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, आप बने रहें, पढ़ते रहें मेहनत से, और आप क्या है मेहनत करें। मैं इधर से दुआ करता हूँ इंशाल्लाह आप ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 में है, परवीन शाकिर का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन ए है इनकार, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है खुशबू, ऑप्शन डी है खुद कलामी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी परवीन शाकिर का पहला शेरी मजमुआ खुशबू है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 में पूछा गया है, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1935, ऑप्शन बी है सन 1939, ऑप्शन सी है सन 1940, ऑप्शन डी है सन 1951। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इरफान सिद्दीकी की पैदाइश सन 1939 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23 में पूछा गया है, यानी 23, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई?
ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बदायूं, ऑप्शन डी है अमरोहा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इरफान सिद्दीकी की पैदाइश बदायूं में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24 में पूछा गया है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन ए है सन 1995, ऑप्शन बी है सन 1997, ऑप्शन डी है सन 2000, ऑप्शन सी है सन 2000, ऑप्शन डी है सन 2004। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इरफान सिद्दीकी का इंतकाल सन 2004 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 25 में पूछा गया है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इरफान सिद्दीकी का इंतकाल लखनऊ में हुआ, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 में पूछा गया है इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ यकजा तौर पर यानी इकट्ठा तौर पर किस उन्वान से यानी किस टॉपिक से छपा। ऑप्शन ए है आशियाना, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है खुशबू, ऑप्शन सी है खुशबू, ऑप्शन डी है समंदर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ यकजा तौर पर यानी इकट्ठा तौर पर दरिया के उन्वान से छपा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया है सबकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत इख्तियार की। सबकदोशी कहते हैं रिटायरमेंट्री के, यानी रिटायर होने के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत यानी कहाँ क़याम किया, कहाँ रहे। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सबकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी लखनऊ में सुकूनत इख्तियार की, यानी वहीं रहने सहने लगे, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 28 में पूछा गया है जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1935, ऑप्शन सी है सन 1936, ऑप्शन डी है सन 1939। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जफर गोरखपुरी की पैदाइश सन 1935 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 29 में पूछा गया है यानी 29 दोहा में कितने मिसरे होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 1। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दोहा में कुल 2 मिसरे होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 में पूछा गया है दोहा किस जबान की सिर्फ है। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है अरबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दोहा जो है आपका हिंदी जबान की सिर्फ से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए। पूछेंगे आपको कि दोहा किस जबान के लफ्ज़ है यानी किस जबान से आया है, और इस तरीके से और बहुत सारी क्वेश्चन करेंगे कि उर्दू जो है किस जबान से आई है, हिंदी किस जबान से आई, ये भी क्वेश्चन आपका आएगा। ये वीवीआई है, इसको बहुत ही दिमाग के वह जगह में यानी दिल के मैखाना में इसको बैठा लीजिए, इंशाल्लाह यही आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 यानी 31 में पूछा गया है सलाम मछली कब पैदा हुए। यानी ऑप्शन ए है सन 1921, ऑप्शन बी है सन 1925, ऑप्शन सी है सन 1926, ऑप्शन डी है सन 1920। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सलाम मछली की पैदाइश सन 1921 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्या होगा ए, यानी 1921। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर
32 में पूछा गया है सलाम मछली की पहली नज्म कब छपी? ऑप्शन ए है सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1932, ऑप्शन सी है सन 1935, ऑप्शन डी है सन 1936। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सलाम मछली की पहली नज्म सन 1935 ईस्वी को छपी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है सलाम मछली की पहली नज्म कौन सी है? ऑप्शन ए है इंडिया गेट, ऑप्शन बी है मनाज़िर कुदरत, ऑप्शन सी है नीरंग ख्याल, ऑप्शन डी है दरिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सलाम मछली की पहली नज्म नीरंग ख्याल है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 में पूछा गया है सलाम मछली किस सिन्फ के शायर हैं? ऑप्शन ए है नज्म, ऑप्शन बी है हम, ऑप्शन सी है गीत, ऑप्शन डी है गजल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सलाम मछली गीत सिन्फ के शायर हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 35 में पूछा गया है सलाम मछली की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है जौनपुर, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सलाम मछली पैदाइश आपका जौनपुर में हुई, यानी कस्बा मछली शहर, यानी जौनपुर में एक कस्बा है मछली शहर, यानी इन्हीं के नाम से होगा शायद, जो आपका बनारस के करीब जौनपुर पड़ता है और उसके जौनपुर के पूरब में आपका पड़ेगा आजमगढ़, और आपका उसका दक्षिण में पड़ता है बनारस, उसका आगे में पड़ता है मतलब कि ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 36 में पूछा गया है सलाम मछली की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1973, ऑप्शन बी है सन 1975, ऑप्शन सी है सन 1977, ऑप्शन डी है सन 1979। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सलाम मछली की वफात यानी इंतकाल सन 1973 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 37 में पूछा गया है यमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से गुजरती है? ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है यूपी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी यमुना नदी हमारे मुल्क के यूपी सूबा से गुजरती है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 38 में पूछा गया है सलाम मछली ने कितने बरस में शायरी शुरू की? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सलाम मछली ने 14 बरस की उम्र में शायरी शुरू की, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 39 यानी 39, इसमें पूछा गया है हिंदुस्तान में कितने खानदान असीना है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी हिंदुस्तान में 4 खानदान असीना है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 यानी 40, इसमें पूछा गया है हिंदी किस जबान का लफ्ज़ है? स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है खड़ी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन डी सी है फारसी, ऑप्शन डी है अरबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हिंदी आपका फारसी जबान का लफ्ज़ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 41 यानी 41 में पूछा गया है हिंदी अदब के आगाज़ का ज़माना कब से माना जाता है? यानी हिंदी अदब का आगाज़ कब हुआ है, किस ज़माने से हुआ है, उसको कब माना जाता है? तो आपका ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको रट लेंगे। ऑप्शन ए है सन 1230, ऑप्शन बी है सन 630, ऑप्शन सी है सन 933, ऑप्शन डी है सन 1133। तो स्टूडेंट आपका
सही ऑप्शन होगा सी, यानी हिंदी अदब के आगाज का जमाना सन 933 से माना जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 यानी 42, इससे पूछा गया है हिंदी जबान किस बोली से निकली है। स्टूडेंट ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको रट लेंगे। ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है ब्रिज भाषा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हिंदी जबान खड़ी बोली से निकली है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में पूछा गया है उर्दू जबान किस बोली से निकली है। ऑप्शन ए है खड़ी, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है ब्रिज भाषा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू जबान खड़ी बोली से निकली है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 यानी 44, इसमें पूछा गया है उर्दू किस जबान की सगी बहन है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आएगा आपका कि उर्दू किस जबान की सगी बहन है। ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है हिंदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी उर्दू जो है हिंदी जबान की सगी बहन है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। सगी कहते हैं अपनी खूनी, ऑप्शन ए है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 यानी 45 में पूछा गया है उर्दू किस तहजीब की जबान है। ऑप्शन ए है दक्कनी, ऑप्शन बी है बंगला, ऑप्शन सी है मुश्तरका, ऑप्शन डी है मगरिबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू जो है मुश्तरका तहजीब की, यानी तहजीब की ज़बान है, मुश्तरका तहजीब की ज़बान है, यानी इस ज़बान में मुश्तरक तहजीब पाया जाता है। यानी आप लखनऊ में जाएंगे तो अलग तरीके से बात बोलेंगे, बोली जाती है, यानी उर्दू बोली जाती है, फसीह बोली जाती है। हैदराबाद में जाएंगे तो वहाँ और तरीके की उर्दू बोली जाती है। इस तरीके से आप बिहार में आएंगे, यूपी में जाएंगे तो अलग तरह का आपको सुनने को मिलेगा, यानी अलग अलग मुश्तरका कहते हैं कई चीज़ का जहाँ शरीक हो, यानी कई तहजीब यहाँ शरीक है, इस वजह से यहाँ कह रहे हैं मुश्तरका तहजीब की ज़बान है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 में पूछा गया है उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है। ऑप्शन ए है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन बी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी है नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन डी है अमीर खुसरू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है उर्दू नस्र का आगाज किस सदी में हुआ। ऑप्शन ए है 16वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 11वीं, ऑप्शन डी है 19वीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी उर्दू नस्र का आगाज 11वीं सदी में हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 यानी 48 में पूछा गया है हिंदुस्तान की कौमी ज़बान क्या है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हिंदुस्तान की कौमी ज़बान आपका हिंदी है। स्टूडेंट आपका जीके में कहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्या हिंदुस्तान का इंटरनेशनल ज़बान, हिंदुस्तान का क्या है कौमी ज़बान क्या हिंदी है, तो इसमें इख्तिलाफ है, क्या है नेशनल ज़बान क्या बोलेंगे, हिंदुस्तान का कौन है हिंदी है। तो नेशनल के लिए इसमें इख्तिलाफ हुआ था कि दक्कन वालों ने आपस में लड़ाई कर लिया था कि अगर हिंदी नेशनल ज़बान है तो फिर हमारी ज़बान क्या होगी। तो खैर उन लोगों ने यह मंजूर नहीं करार दिया है, ये क्या है बस हिंदी रियासती ज़बान हिंदी है बिहार की, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 यानी 49, इसमें पूछा गया है बिहार की दूसरी कौमी ज़बान क्या है।
ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बिहार की दूसरी कौमी जबान आपका उर्दू है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 यानी 50। इसमें पूछा गया है अफसाना सेकंड हैंड किस जबान में है। ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है तमिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अफसाना सेकंड हैंड मलयालम जबान में है जो केरला के अंदर बोली जाती है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51। इसमें पूछा गया है अफसाना सेकंड हैंड किसने लिखी। ऑप्शन ए है पन्ना लाल पटेल, ऑप्शन बी है वैकुम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन सी है अनंत मूर्ति, ऑप्शन डी है महाश्वेता देवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अफसाना सेकंड हैंड वैकुम मोहम्मद बशीर ने लिखी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 52 यानी 52। इसमें पूछा गया है अफसाना वातरक के किनारे किस जबान में है। ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है तमिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अफसाना वातरक के किनारे गुजराती जबान में है, यानी गुजराती जबान तो मालूम ही है कि गुजरात में बोली जाती है, कन्नड़ जो है आपका कर्नाटका में बोली जाती है, मलयालम केरला में और तमिल तमिलनाडु में, है ना, ओडिया उड़ीसा में और बंगला बंगाल में, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 यानी 53 में पूछा गया है अफसाना वातरक के किनारे का तर्जमा किसने किया है। ऑप्शन ए है जिलानी बानो, ऑप्शन बी है मजहरुल हक आलवी, ऑप्शन सी है हैदर जाफरी सैयद, ऑप्शन डी है शाफे कुदवाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अफसाना वातरक के किनारे का तर्जुमा मजहरुल हक आलवी ने की, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54। इसमें पूछा गया है नविल किस अफसाना का किरदार है। ऑप्शन ए है सेकंड हैंड, ऑप्शन बी है अर्जुन, ऑप्शन सी है वातरक के किनारे, ऑप्शन डी है सूरज का घोड़ा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नवल जो है आपका वातरक के किनारे अफसाना का किरदार है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55 में पूछा गया है सूरज का घोड़ा किसका अफसाना है। ऑप्शन ए है अनंत मूर्ति, ऑप्शन बी है जिलानी बानो, ऑप्शन सी है वैकुम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सूरज का घोड़ा अनंत मूर्ति का अफसाना है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56 में पूछा गया है सूरज का घोड़ा किस तरह का अफसाना है। ऑप्शन ए है रूमानी, ऑप्शन बी है बयानिया, ऑप्शन सी है इस्लाही, ऑप्शन डी है समाजी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सूरज का घोड़ा ये बयानिया अफसाना है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 57 में पूछा गया है सूरज का घोड़ा क्या है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है दास्तान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सूरज का घोड़ा आपका अफसाना है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 58 में पूछा गया है कहानी अर्जुन में अर्जुन का पेड़ कहाँ था। ऑप्शन ए है नदी के पास, ऑप्शन बी है नहर पर, ऑप्शन सी है गांव के चौराहे पर, ऑप्शन डी है मंदिर के पास। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कहानी अर्जुन में अर्जुन का पेड़ जो है आपका गांव के चौराहे पर था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी 59। इसमें पूछा गया है काले रंग के संदूक में किसकी लाश लाई गई थी। ऑप्शन ए है छोटे बाबू की,
अशनबी है, बूढ़े बाबू की अशनसी है, डॉक्टर की अशनडी है, छोटे कवर की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी काले रंग के संदूक में छोटे कुंवर की लाश लाई गई थी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 60, इसमें पूछा गया है छोटे कुंवर की मौत कैसे हुई। अशनी है, कैंसर, अशनबी है, फॉलिज, अशनसी है, जीप हादसा, अशनडी है, कोरोना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी छोटे कुंवर की मौत जीप हादसा में हुई थी, यानी जीप क्या एक्सीडेंट कर गई थी, इस वजह से उनकी मौत हो गई थी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरत को आज की ये क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो वह सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर कोई इससे पहले वीडियो ना देखा हो तो वह जाकर क्या है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और जो है अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो स्टूडेंट वो जाकर टेलीग्राम पर, उसका टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो में यानी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए। आप डायरेक्ट कहाँ है टेलीग्राम में चले जाएंगे, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और वीडियो मिल जाएगा। आप इत्मीनान से पढ़ेंगे, रट कर पढ़िए, रट लीजिए, जहन में बैठा लीजिए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट 100 में 100 नंबर लाते हैं उर्दू में तो उनको मेरी तरफ से 1000 नकद इनाम दिया जाएगा, बशर्ते कि आप अपने मार्कशीट लेकर मेरे पास आएंगे या मार्कशीट भेजेंगे और तो आपको 1000 नकद दिया जाएगा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसके द्वारा मैं अपने चैनल में डालूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।